हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। मेरा नाम सिद्धार्थ है और हम लोग यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं पढ़ रहे हैं जो कि भौतिक भूगोल और भूआकृतिक विज्ञान का एक टॉपिक है। तो बेसिकली ये टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट और एमए प्रीवियस के भू आकृति विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंदर मेंशन्ड है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में और अन्य सभी परीक्षाओं के अंदर ये टॉपिक विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये सभी क्लासेस के विद्यार्थियों को देखना है। और मैं बता दूं, इससे पहले इसी ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूं। तो जिन विद्यार्थियों ने 2 वीडियो नहीं देखे हैं, डायरेक्ट तीसरे से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए रहेगा कि वो पहले वो 2 वीडियो देख लें ताकि बेसिक चीज़ें अपने को समझ में आ जाए। तो पिछले 2 वीडियोस पे हमने क्या देखा था कि ज्वालामुखी क्रिया कहते किसे हैं, बेसिकली फंडा क्या है, ज्वालामुखी क्रिया होती क्या है। फिर ज्वालामुखी के प्रकारों को देखा था, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार में फिर हवाईयन, विसुवियस, स्ट्राम्बोली, पिलियन और विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियों को हम लोगों ने कंपेयर किया था। उसके बाद हमने दरारी ज्वालामुखी को पढ़ा था और उसके विभिन्न उदाहरणों को हमने देखा था और हमने विभिन्न चित्र भी देखे थे। तो पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने ये देखा है। आज इस तीसरे वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी क्रिया का ये अंतिम वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण। तो विभिन्न आकृतियां बनती है ज्वालामुखी में और उस आधार पर भी इसे अलग अलग प्रकार में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है शील्ड ज्वालामुखी। सबसे पहले तो आपको शील्ड को समझना है। शील्ड क्या होता है? देखा है आपने पुराने जमाने जब पिक्चरों के अंदर जब तलवार से युद्ध लड़ा करते थे तो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल हुआ करती थी, ढाल। तो उस ढाल को ही इंग्लिश में शील्ड कहते हैं और ढाल नुमा आकृति को शील्ड शेप कहते हैं। तो आप देखिएगा कि ये देखिए, जब इस प्रकार की आकृति का निर्माण हो जाए ज्वालामुखी के माध्यम से तो उस प्रकार की ज्वालामुखी को हम लोग कहेंगे शील्ड ज्वालामुखी। देखा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि जब ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो गाढ़ा नहीं होकर के पतला हो। जब लावा पतला होता है तो वो क्रमशः आसपास ही फैलता है। ये देखिए, जब लावा पतला होगा तो आसपास फैल करके बह जाएगा और इस प्रकार की शील्ड नुमा आकृति का निर्माण होता है। तो बेसिकली इसमें लावा बेसाल्टिक होता है, पतला होता है, क्षारीय लावा होता है और ये कम विस्फोटक होता है। दरार के माध्यम से इधर से उधर निकलता रहता है। निरंतर निकलने से शील्ड नुमा आकृति या ढाल नुमा आकृति का निर्माण होता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हवाई द्वीप का मोना लोआ। हवाई द्वीप में मोना लोआ नाम का एक ज्वालामुखी है जो कि शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। आप मानचित्र के अंदर उत्तरी अमेरिका को देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में हडसन की खाड़ी के चारों तरफ आपको कनाडा में कैनेडियन शील्ड मिलेगा, वो भी इसी का उदाहरण है जो कि पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम स्थलाकृति है। अगली बात अगर हम करते हैं मिश्रित ज्वालामुखी की, तो आप देखिएगा मिश्रित ज्वालामुखी किसे कहेंगे। आप देखिए, मिश्रित ज्वालामुखी में जो लावा होगा वो शील्ड ज्वालामुखी से गाढ़ा होगा। देखिए, जब लावा गाढ़ा होता है तब दूर तक नहीं फैल करके आसपास ही जमा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, और एक शंकुनुमा आकृति का निर्माण होता है, पर्वतनुमा आकृति का निर्माण होता है। इस प्रकार से देख रहे हैं। तो ज्वालामुखी से जितने भी पदार्थ निकलते हैं ना, उन पदार्थों के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। जैसे तरल पदार्थ निकला तो लावा निकलेगा, कई बार चट्टानी पायरोक्लास्ट निकलते हैं तो बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े निकलते हैं, कई बार राख के टुकड़े निकलते हैं। तो जब ज्वालामुखी उद्गार के समय लेयर बाय लेयर, परत दर परत अलग अलग तरीके के पदार्थ निकले और एक के ऊपर एक जम जाए तो इस प्रकार की ज्वालामुखी को मिश्रित ज्वालामुखी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक परत हो गई लावा की, एक परत हो गई राख की, एक परत हो गई चट्टानों की। तो अलग अलग परतों के माध्यम से जब शंकु का निर्माण होता है लेयर बाय लेयर, तो इस प्रकार की ज्वालामुखी मिक्स्ड वोल्केनो या मिश्रित ज्वालामुखी कहे जाएंगे। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इटली का विसुवियस, फिलीपाइंस का मेयन, अमेरिका का रेनियर और हुड। रेनियर और हुड अमेरिका के पश्चिम में, रॉकीज पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, प्रशांत महासागर के तट पर। फिर अगर हम लोग बात करते हैं सिंडर ज्वालामुखी किसे कहते हैं, आप लोग कई बार बुक में इसे सिंडर कोन या सिंडर शंकु के नाम से भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है सिंडर कोन? तो सिंडर कोन का मतलब होता है, आपने देखा होगा ज्वालामुखी की जो बेसिक विशेषता है वो ये है कि ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है, तरल पदार्थ बाहर निकलता है। आई बात समझ में? परंतु सिंडर के अंदर ऐसा नहीं होता है। सिंडर ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी का उदाहरण है जिसमें से तरल लावा नहीं निकलता है, सिर्फ राख के कण, धूल मिट्टी के कण और गैसेज ही निकलती है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को
सिंडर ज्वालामुखी कहेंगे। इसके अंदर भी ढाल मिश्रित ज्वालामुखी जैसा खड़ा ढाल होता है। धूल के कण, राख के कण, विखंडित पदार्थ, चट्टानें, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर के सिंडर ज्वालामुखी कहलाती है। हालांकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादातर तक नहीं हो पाती है क्योंकि उसके लिए तरल का जमाव होना आवश्यक है। फिर अगर हम लोग देखें तो सिंडर ज्वालामुखी के मुख्य एग्जाम्पल हैं मैक्सिको का जोराल्लो ज्वालामुखी, सैन सैल्वाडोर का माउंट इजाल्को, फिलीपाइंस का लुजोन और कैम्विन। लुजोन एक द्वीप है फिलीपाइंस का, उसमें कैम्विन एक ज्वालामुखी है। ये सारे के सारे सिंडर ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। जितने भी ज्वालामुखी के नाम आप यहाँ सुन रहे हैं, गूगल पे उन नाम को सर्च कीजिए, अपनी एटलस में उन नाम को ढूंढिए, तभी जाकर के आप इसको प्रॉपर ढंग से समझ पाएंगे। आगे आता है परिपोषित ज्वालामुखी। परिपोषित ज्वालामुखी किसे कहेंगे? आप देखिएगा कि जब एक मुख्य ज्वालामुखी के साथ, जैसे कि एक मुख्य ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, यहाँ पे ये एक ज्वालामुखी शंकु है, यहाँ से ज्वालामुखी क्रिया हुई, ये एक पाइप है जिस पाइप के माध्यम से लावा यहाँ से और यहाँ निकलता है। क्लियर है? जब इस पाइप के साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ से एक और पाइप निकले साइड में और साइड से एक और अन्य ज्वालामुखी फट जाए इसी के साइड में, तो इस प्रकार के साइड से निकलने वाले ज्वालामुखी को हम लोग कहेंगे परिपोषित ज्वालामुखी। तो इसकी बेसिकली परिभाषा में जब ज्वालामुखी की मुख्य नली से, देखिए ये थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, नली से छोटी छोटी अनेक उप शाखाएं निकल जाए तो इस प्रकार के अन्य जमावों को, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मुख्य ज्वालामुखी है और साइड में से अगर एक और ज्वालामुखी निकल जाए तो उस ज्वालामुखी को हम लोग कहेंगे परिपोषित शंकु। जैसे यूएसए का शास्ता जो है परिपोषित शंकु का एक उदाहरण है। फिर आगे बात करते हैं क्रेटर या कॉल्डेरा की। तो आप देखिएगा जब ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कीप के आकार का जब इस प्रकार की आकृति बन जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ज्वालामुखी फटा, तो ज्वालामुखी के फटने के बाद कई सालों तक जब वो हिस्सा ठंडा हो जाता है तो ये शंकु के ऊपर एक इस प्रकार का छेद सा बन जाता है, छोटा सा तालाबनुमा शेप बन जाता है। इस प्रकार के शेप को कहते हैं क्रेटर। और जब वो शेप बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल उसमें और तगड़ा विस्फोट होता है बड़ा, और वो शेप इतना से होकर के और बड़ा हो जाए, तो उस प्रकार के तालाबनुमा संरचना को कहेंगे कॉल्डेरा। क्रेटर एक छोटा रूप है, कॉल्डेरा उसका बड़ा रूप है। कालांतर में फिर उसके अंदर पानी का जमाव हो जाता है और विभिन्न प्रकार की झीलें बन जाती है। महाराष्ट्र की लोनार झील क्रेटर या कॉल्डेरा झील का ही एक एग्जाम्पल है। आई होप क्रेटर या कॉल्डेरा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार आपको 1 सेकेंड डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि ये ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी के अंदर ये देखिए ये इस प्रकार की ये जो आकृति रही ऊपर की तरफ, इस आकृति को बोलेंगे क्रेटर। फिर जब क्रेटर के अंदर से दोबारा विस्फोट होता है तो ये ज्वालामुखी फट करके और बड़ा क्रेटर नुमा आकृति बन जाती है। धीरे धीरे इसके अंदर फिर पानी का जमाव हो जाता है और इस प्रकार की आकृति को हम लोग कहेंगे कॉल्डेरा। तो बेसिकली हम लोगों ने ज्वालामुखी के अंदर यही देखा है कि ज्वालामुखी का जो लावा है जब वो धरातल पर आता है, मैग्मा जब धरातल पर आता है तो वो लावा का रूप लेता है और वो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाता है। जैसे क्रेटर बनाया, सिंडर शंकु बनाया, मिश्रित ज्वालामुखी बनाया, परिपोषित ज्वालामुखी बनाया। तो ये वो आकृतियां हैं जो कि भूपृष्ठ के ऊपर ज्वालामुखी क्रियाओं से बनती है। अब हम लोग बात करते हैं ज्वालामुखी के अंदर ही चलो मैं एक काम करता हूँ, आगे बढ़ने से पहले आपको पहले ये डायग्राम जरूर एक बार दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट कौन कौन सा डायग्राम किस किस का है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था शील्ड ज्वालामुखी। ये देखिए ये शील्ड ज्वालामुखी है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि ये मैग्मा चैम्बर से जो है लावा निकलता है और ऊपर की तरफ फैलता है और शंकु का निर्माण कर देता है। ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से लावा निकला और इस प्रकार से आप ये देखिए ये एक ढाल का निर्माण किया है जिसे शील्ड कहा जाएगा। क्लियर है? ये हो गया शील्ड ज्वालामुखी। फिर अगर हम लोग बात करते हैं सिंडर कोन की, तो इस सिंडर कोन के अंदर बाहर लावा नहीं निकलेगा, धूल के कण, राख के कण, धूल मिट्टी के कण, पायरोक्लास्ट, चट्टान के टुकड़े आदि निकलते हैं। इस प्रकार की ज्वालामुखी को सिंडर कोन कहेंगे। कंपोजिट वॉल्केनो या मिश्रित ज्वालामुखी। आप देखिएगा मिश्रित ज्वालामुखी के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें लेयर बाय लेयर, परत दर परत अलग अलग पदार्थों का जमाव होता है। तो ये बेसिकली वो एग्जाम्पल्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहें तो बाद में इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी
और मृत ज्वालामुखी किसे कहेंगे? सबसे पहले ज्वालामुखी को उनके उद्गार के आधार पर, उनके विस्फोट के समय के आधार पर और 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहेंगे? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें बहुधा उद्गार होते रहते हैं, मतलब विस्फोट चलते रहते हैं। 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में कभी ना कभी वो ज्वालामुखी फटता रहता है, और अगर नहीं भी फटता तो उसमें धुआं, धूल के कण, लावा का निसार धीरे धीरे हो ही रहा है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। विश्व में लगभग इनकी संख्या 500 के करीब है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण में इटली के एटना और स्ट्राम्बोली है सक्रिय ज्वालामुखी। इटली के ही सिसिली द्वीप पर है ये। और आप सक्रिय ज्वालामुखी के अन्य उदाहरण मैप में देखिए और मैप में उनका चित्र बनाइए। फिर अगर हम लोग बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, इन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं और इन्हें इंग्लिश में डॉर्मेंट वॉल्केनो भी कहा जाता है। ऐसे ज्वालामुखी जो एक लंबे समय तक तो शांत रहे, जिनमें से कोई उद्गार नहीं हुआ, लगा जैसे कि ये मृत ज्वालामुखी हो चुके हैं, परंतु अचानक ही उनमें फिर दोबारा उद्गार होता है। कभी भी अचानक फट सकते हैं, फिर एक लंबे समय तक फिर शांत हो जाएंगे, फिर अचानक फटेंगे। इन्हें कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी अथवा डॉर्मेंट वॉल्केनो। जैसे इटली का विसुवियस इसी प्रकार का एक उदाहरण है, जो 1631 में पहले फटा, 200 साल तक फिर वो शांत रहा, बिल्कुल भी उसमें कोई उद्गार नहीं होता है। 1812 में दोबारा उसमें उद्गार होता है, फिर वो 100 साल तक फिर उसमें कोई उद्गार नहीं होता है, फिर से वो शांत हो जाता है। फिर 1906 में अचानक से फिर से उसमें उद्गार हुआ, फिर 30-40 साल तक फिर शांत रहा, फिर 1943 में फिर उद्गार हुआ। तो इस प्रकार का ज्वालामुखी जो एक लंबे समय तक शांत रहे, परंतु उसके उद्गार होने की संभावना कभी भी हो सकती है, इस प्रकार के ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। फिर आते हैं मृत ज्वालामुखी, शांत या मृत ज्वालामुखी, या फिर इन्हें कहेंगे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो या डेड वॉल्केनो इंग्लिश में। तो ज्वालामुखी में दीर्घ अवधि तक, एक बहुत लंबी अवधि तक उद्गार नहीं हुए हैं, ना ही उनके भविष्य में विस्फोट उद्गार होने की कोई संभावना है। लंबे कालांतर में इनमें पानी भर गया है, झील का निर्माण हो गया है, बिल्कुल ये मृत हो चुके हैं, जिनमें कभी कोई उद्गार नहीं होगा, मृत ज्वालामुखी कहलाएंगे। इनका जो मेन जो पाइप होता है, जो मैग्मा चैम्बर तक जाता है, वो चैम्बर खाली हो चुका है। फिर इसका जो मुख्य उदाहरण है वो म्यांमार का माउंट पोपा, ईरान का कोह सुल्तान आदि, ये सब मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। आपके लिए एक असाइनमेंट है इस वीडियो का। असाइनमेंट में आपको करना ये है, 5 मृत ज्वालामुखी, 5 प्रसुप्त ज्वालामुखी और 5 सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम आपको लिखने हैं कॉपी में, और विश्व का नक्शा बना करके उन्हें दिखाना है अलग अलग पेन से। फॉर एग्जांपल रेड पेन से आप दिखा दें सक्रिय ज्वालामुखी, येलो पेन से आप दिखा दें प्रसुप्त ज्वालामुखी, और मृत ज्वालामुखी को नीले पेन से आप अलग अलग विश्व के नक्शे में दिखाएं और उनका नाम लिखें। ये आपके लिए असाइनमेंट है इस वाले चैप्टर से। ये देखिए, ये उदाहरण है। सबसे पहले आप इधर देख सकते हैं कि ये वाला जो चीज़ है, इसे हम लोग कहेंगे एक्टिव वॉल्केनो, जिसके चैम्बर से लावा का जो है निकलना निरंतर जारी रहता है, निरंतर उसमें से उद्गार होते रहते हैं। फिर आते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनो, जो लंबे समय तक शांत है, परंतु लावा यहाँ पे है, कभी भी ये विस्फोट हो सकता है। मृत ज्वालामुखी का चैम्बर खाली पड़ा है, यहाँ से कोई भी लावा का उद्गार कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं मृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी के। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्थलाकृतियों की, कि ज्वालामुखी जैसी बड़ी क्रिया जब धरातल पर होती है तो उससे अनेकानेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो जब दरारी उद्भेदन हुआ था ज्वालामुखी का, जब धरातल हल्का सा सरक जाता है और दरार के माध्यम से लावा फैल रहा है और निकल रहा है, तो इससे किस चीज़ का निर्माण हुआ? कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब दरारी उद्भेदन होता है इसका मतलब है फटा नहीं है ज्वालामुखी, विस्फोट नहीं हुआ है, मतलब लावा गाढ़ा नहीं होकर के पतला लावा है और निरंतर धीरे धीरे चद्दर के रूप में फैल रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसे बोलते हैं चादरीय स्वरूप। तो इस प्रकार का ज्वालामुखी बेसाल्टिक होता है, क्षारीय होता है और इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। ये ज्वालामुखी का लावा पतला होता है और एक के ऊपर एक फैलने से पठार का निर्माण होता है, जैसे भारत का दक्कन का पठार भी इसी प्रकार का उदाहरण है, इसे लावा पठार भी कहते हैं। पर जब पठार नुमा संरचना नहीं बन करके वो लावा बिल्कुल समतल रूप में चारों तरफ फैल जाए तो उसे लावा मैदान भी कहते हैं। तो लावा प्लेन्स का निर्माण भी होता है
जैसे यूएसए के अंदर स्नेक नदी है, स्नेक नदी का जो प्लेन है वो इसी प्रकार का लावा प्लेन का एक उदाहरण है। जैसे कनाडा के अंदर मैंने आपको कैनेडियन शील्ड के बारे में बताया था, वो भी एक प्रकार का लावा प्लेन है, जो पहले कभी शील्ड हुआ करता था, एक लंबे कालक्रम में अपर्दन अनाच्छादन के फलस्वरूप अब वो एक प्लेन के रूप में सामने आए। यह है दरारी उद्भेदन। जैसे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि कोलंबिया का पठार, ये भी एक लावा पठार है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें दरार से लावा बाहर निकला और पठार का रूप ले लिया, इस प्रकार के एग्जाम्पल दरारी उद्भेदन के उदाहरण हो सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ। मतलब एक छेद है जहाँ से पाइप निकला और वहाँ से ज्वालामुखी का लावा निरंतर निकल रहा है और विस्फोट हो रहा है लगातार। तो ऐसा लावा हमेशा गाढ़ा होता है और एक के ऊपर एक जमता है, पर्वतों का या शंकु का निर्माण करता है और इससे कई प्रकार के शंकु बनते हैं, पर्वतनुमा शंकु बनते हैं, जैसे सिंडर शंकु, मिश्रित शंकु, कंपोजिट शंकु, परिपोषित शंकु। ये सारी के सारे शंकु मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये दोनों प्रकार के जो उदाहरण हैं जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ये वो उदाहरण हैं जो धरातल पर हमें प्रकट हो रहे हैं। देख सकते हैं ना आप कि हम लोग धरातल पर हम लोग इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, परंतु ऐसे कई सारे उदाहरण भी हमें धरातल पर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर लावा बाहर नहीं आकर के और हमें जो हमारा सरफेस है वहाँ से बाहर आने की जगह नहीं मिली उसे, तो अंदर ही लावा जम गया और विभिन्न प्रकार के उसके अंदर स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो ऐसी स्थलाकृतियाँ जो धरातल के अंदर बन रही है ज्वालामुखी से, तो उन्हें कहेंगे हम लोग आंतरिक स्थलाकृतियाँ, ज्वालामुखी के लावा से निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ। अब आप देखिएगा इसके अंदर किस किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हो सकती है। बेथोलित, लेकोलित, फेथोलित, डाइक और सील, ये वो उदाहरण हैं जो ज्वालामुखी के अंदर ही जमाव से बनते हैं। जैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ एग्जाम्पल से, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा अभी कि जब ये देखिए हमारा धरातल है और यहाँ मैग्मा चैम्बर है जहाँ से मैग्मा निकला और धरातल के ऊपर आना चाह रहा था पर ऊपर नहीं आ पाया, बाहर नहीं निकल पाया, तो वो अंदर ही जम जाएगा। जब इस मैग्मा का अंदर ही पठार नुमा आकृति में जमता है, इस प्रकार की संरचना तो कहते हैं बेथोलित। जब ये ऊपर आकर के और फिर पठार नुमा संरचना बनाता है, इसे कहते हैं लेकोलित। जब ये ऊपर आकर के कटोरी नुमा संरचना बनाता है, ऐसा उल्टा पठार बनाएगा, तब इसे कहेंगे फेकोलित। जब ये सीधा जमता है तब इसे कहते हैं सील, जब लंबा जमता है कहते हैं डाइक। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हम लोगों को ये पता चल सकता है कि जब लावा जो था वो धरातल के बाहर आने की कोशिश कर रहा था, परंतु बाहर न आकर के धरातल के भीतर ही भूपृष्ठ के नीचे ही वो जम गया और जमने से अलग अलग प्रकार की आकृति बनती है। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि ये देखिए, आपको मैं सबसे पहले तो इस चित्र के माध्यम से दिखा दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये डायग्राम मैंने आपके लिए लिया है। इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि अगर ये लावा का जमाव यहाँ होता ऐसे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे, तब ये कहलाता बेथोलित। जब ये लावा, ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये भी लावा का ही उदाहरण है। ये देखिए, ये लावा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद पठार बनाया, मतलब ऐसे जाने के बाद फिर इस प्रकार से पठार बनाया, इसे कहते हैं लेकोलिथ। जब ये उल्टा पठार, ये इस प्रकार का पठार बना देता, ऐसा चंद्राकार, तब हम इसे कहते हैं फेकोलिथ। जब ये एक इस प्रकार से संरचना बनाता है तब तो कहते हैं सील। ये आड़ी संरचना है, ऐसे तो होगी सील। जब ये संरचना खड़ी हो जाए तो इस प्रकार की संरचना को कहेंगे डाइक। ये देखिए, ये डाइक का एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर लावा का जमाव लंबवत हो रहा है, तब तो डाइक कहलाएगा। जब क्षितिज रूप में लावा का जमाव एक पट्टी नुमा संरचना में होता है, तब हम इसे सील कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, सील किसे कहेंगे, डाइक किसे कहेंगे, लेकोलिथ, फेकोलिथ, बेथोलिथ किसे कहते हैं। ये इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल है। आप ये देखिएगा, ये चित्रों के माध्यम से थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने अलग अलग डायग्राम्स लिए हैं आपके लिए।